अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्किल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने सेकेंड ईयर स्टैटिस्टिक पास पेपर सॉल्यूशन की सीरीज स्टार्ट की थी, जिसके अंदर मैंने आपको 2018 का पूरा सेक्शन ए सेक्शन बी सॉल्व करके बताया था। और उसके बाद काफ़ी दिनों के बाद मुझे टाइम मिला है इसके ऊपर लेक्चर बनाने का, तो जो आज मैं आपके सामने पूरा ईयर सॉल्व करके थोड़ा बहुत उसको मैं समझाऊंगा। स्टेट्स बहुत आसान सा सब्जेक्ट है, आप अक्सर चीज़ पढ़ चुके होते हैं, बस आपको गाइड करने की नीड होती है। तो वो जो मैंने आज ईयर लिया है वो 2010 रेगुलर एंड प्राइवेट का लिया है। इसमें सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी डिस्कस करूंगा। सो आप प्रैक्टिस करते रहिए और इंशाल्लाह आपके इम्तिहान में कामयाबी होगी। अल्लाह पाक आपको कामयाबी अता फरमाए। सो वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। सेक्शन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 10 मार्क्स का आपके पास होता है। सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन पूछा है, द कलर ऑफ आइज ऑफ द स्टूडेंट इन अ क्लास रिप्रेजेंट क्वांटिटेटिव डेटा, क्वालिटेटिव, डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस। ये तीनों तो हो नहीं सकते, क्यों? क्योंकि क्वांटिटी नहीं है आइज का कलर। डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है? एक होल नंबर। और कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूअस डेटा का मतलब होता है कि जो डेसिमल में हो, ठीक है ना, पॉइंट में हो, फ्रैक्शनल हो। तो ये तीनों ऑप्शन गलत हैं, तो क्वालिटेटिव डेटा आएगा। उसके बाद आपके पास फॉर द डेटा इन द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ अ पाई डायग्राम, एंगल ऑफ द सेक्टर ऑफ कैटेगरी सी इज, ठीक है ना। आप जब चैप्टर 3 में ग्राफ्स एंड डायग्राम में पाई चार्ट डायग्राम पूरा सीखते हैं, तो उसके अंदर आप इसका टोटल करते हैं, फिर एंगल ऑफ सेक्टर निकालते हैं और पूरा पाई चार्ट निकालते हैं। लेकिन वो आपसे यहाँ पर पूछ रहे हैं कि ये जो कैटेगरी सी है ना, जिसकी फ्रीक्वेंसी 10 है, इसका एंगल ऑफ सेक्टर क्या होगा? तो आपको पता है कि एंगल ऑफ सेक्टर आप किस तरीके से कंप्यूट करते हैं। इसका आप टोटल कर ले इन फ्रीक्वेंसी इसका, तो ये टोटल बनता है 40, ठीक है जी। तो जो आपके पास सी कैटेगरी है उसका टोटल या उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 10 डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाई बाय जो आपका पाई चार्ट होता है वो उसका साइज क्या होता है? 360 डिग्री। इससे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 90 डिग्री, ठीक है जी। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। मीन ऑफ द डेटा, मीन आपने मालूम करना है। आपको पता है 1 2 3 4 5, पांचों को आप प्लस करवाएंगे। 1 + 4 आपके पास 5 हो जाएगा। 5 और 2 आपके पास 7, 3 10 और 5 15। 5 वैल्यूज हैं। 15 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे, यानी कि समीशन x डिवाइडेड बाय n। 5 से करेंगे तो 5 × 5 5 3 15 हो जाएगा। ओके जी, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। मीडियन कैन बी लोकेटेड ग्राफिकली बाय यूजिंग, ठीक है जी। मीडियन ग्राफिकली क्या यूज करके लोकेट किया जाता है? तो देखें, बार डायग्राम से तो कुछ भी नहीं होता, ठीक है, उसमें एयर्स इन्वॉल्व होते हैं। पाई डायग्राम तो गोल होता है, उससे भी नहीं। तो हिस्टोग्राम और औजाए बचा। हिस्टोग्राम से किया जाता है मॉड लोकेट, ठीक है जी। और मीडियन से क्या किया जाता है? औजाए, जो कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी कहा जाता है। उसके बाद फिफ्थ है कि अगर आपका मीन, इफ द मीन इज 5, मीन 5 और मॉड भी 5 हो सिमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, तो मीडियन क्या होगा? तो मीडियन भी 5 ही होगा, जो कि आप इंपेरिकल फॉर्मूला से मालूम करके दिखा भी सकते हैं। यानी कि आपका फॉर्मूला क्या होता है? मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन, जो आपका मीडियन है, -2 मीन, ठीक है ना। तो आपसे यहां पर क्या पूछा है? उसने पूछा है कि अगर मीन जो है वो 5 हो, यहां मैंने मीन रख दिया 5 और उसको मल्टीप्लाई करवाऊं 2 से, और मॉड भी 5 हो, तो आपके पास मीडियन क्या होगा? तो मीडियन भी 5 ही आएगा। तो यहां पर देख लेना, 2 5 10 हो जाएगा, ठीक है जी। ये माइनस का 10 वहां जाकर प्लस होगा तो 15 हो जाएगा। 15 को यहाँ 3 से मैं अगर डिवाइड करूं तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 5 आंसर आएगा, ठीक है जी। इफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉर द ईयर 2008 इज 20, 2008 की क्या हो? 20 हो, और 2009 की क्या हो? 25 हो, तो लिंक रिलेटिव क्या होगा? 2009 का 80 100 125 या नन ऑफ दिस। लिंक रिलेटिव का फॉर्मूला आपको पता है कि क्या होता है? प्राइस ऑफ करंट ईयर n या 1 लिख लें आप, और डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ Pn-1, यानी कि प्रीवियस ईयर की। तो प्रीवियस ईयर की प्राइस क्या है? 20, करंट क्या है? 25, 25 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 100, 1.25 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 125 आ जाएगा, ठीक है जी। सातवें में कह रहे हैं कि 5 स्टूडेंट कैन बी सीटेड इन अ सर्कल, सर्कल में बैठे कितने तरीके से बैठ सकते हैं? तो जब आप सर्कुलर परमुटेशन मालूम करते हैं तो आपके पास फॉर्मूला होता है n-1 का फैक्टोरियल। तो आपके पास n कितने? 5, 5 में से 1 गया, 4 बचा। 4 का फैक्टोरियल कैसे खुलेगा? 4/3/2/1, ठीक है जी। 4 3 12, 12 2 24, 24 1 24 वेज में, ठीक है जी। 5p इज इक्वल टू, परमुटेशन है 5p इज इक्वल टू 2 कैसे होगा? आपको पता है कि परमुटेशन का फॉर्मूला क्या है? n का फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय n - r का फैक्टोरियल, यानी कि जो टोटल नंबर है उनमें से आपने सिलेक्शन की कितने की है, तो ये आपके पास आंसर आपको निकाल देगा। ऊपर 5 आ जाएगा,
n माइनस आर, n कितने हैं 5 है और r कितने हैं 2 है, तो नीचे 3 का फैक्टोरियल आ जाएगा। ऊपर आप खोलेंगे 5/4/3 तक, 3 को मजीद खोलने की जरूरत नहीं है, 3 के फैक्टोरियल को यूं ही रख लें, 3 से 3 को कट कर दें, 5 4 द आगे 20 आ जाएगा। ठीक है जी। और उसके बाद आपके पास जो नवा एमसीक्यूज है उसमें कह रहे हैं कि अगर 4 कॉइन, इफ 4 कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर, एक साथ उछाले जाएं, देन द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम कितने होंगे। तो आपके पास इसका फॉर्मूला क्या होता है या इसको मालूम करने की टेक्निक क्या होती है। भाई देखें, आपकी कॉइन की जो साइड होती है ना, n की पावर r, यानी कि आपकी कॉइन की कितनी साइड होती है 2, कितनी बार टॉस किया जा रहा है, कितनी बार ट्रायल है 4 बार, तो 2 की पावर 4 कितना होता है 16, 16 का सैंपल स्पेस बनेगा, हेड 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 हेड, ठीक है ना, हेड 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 टेल, इस तरीके से। लास्ट में कह रहे हैं कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो 0.60 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो 0.80 है, तो और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो उन दोनों में कॉमन है, इसका मतलब ये नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हुआ, उसकी 0.84 है, तो देन पी ए यूनियन बी कितना होगा। तो आपके पास फॉर्मूला क्या होता है कि पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, माइनस करवाएंगे तो 0.56 आपके पास इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो ये थे हमारे 2010 के अंदर के एमसीक्यूज, जिन 10 एमसीक्यूज थे जिनमें से आपके पास जो है ज्यादातर एमसीक्यूज उसमें यानी कि 7 एमसीक्यूज कह लें या 8 एमसीक्यूज कह लें कंप्यूटेशनल एमसीक्यूज थे, ठीक है ना। तो आपको प्रैक्टिस की ज्यादा इस वजह से नीड होती है। अब डिस्कस करते हैं सेक्शन बी। इन सेक्शन बी यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 5 पार्ट क्वेश्चन, ओके ना। तमाम क्वेश्चन के इक्वल मार्क्स होते हैं, टोटल 25 मार्क्स होंगे। तो आपके पास जो पहला क्वेश्चन दिया गया था वो थ्योरेटिकल था, उसके 2 पार्ट थे। वो उसने कहा कि डिफरेंशिएट बिटवीन क्वालिटेटिव वेरिएबल और क्वांटिटेटिव वेरिएबल, यहां पर लिखने में गलती होगी, ठीक है ना, ये क्वांटिटेटिव है और उसकी 3 एग्जाम्पल भी देनी है। तो आपका जो क्वालिटेटिव डेटा होता है वो इंफॉर्मेशन देता है अबाउट क्वालिटीज और वो मेजर नहीं की जा सकती हैं, और उसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो सॉफ्टनेस ऑफ योर स्किन हो गई, कलर ऑफ आईज हो गया और जेंडर वगैरह आपके पास होता है। क्वांटिटेटिव डेटा जो है वो आपको इन्फॉर्मेशन देता है अबाउट क्वांटिटीज, ये मेजर की जा सकती हैं, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस की जा सकती हैं। इसकी एग्जाम्पल में आपके पास हाइट आ सकती है, टेम्परेचर ऑफ कॉफी हो गया, लेंथ ऑफ योर फिंगरनेल्स हो गया, पेंसिल इन अ बॉक्सेस हो गया, ठीक है ना, नंबर ऑफ पेजेस इन अ बुक्स हो गया, नंबर ऑफ सीट्स इन अ क्लास हो गया, ठीक है ना। इस तरीके से आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। उसके बाद आपके पास पार्ट 2 आया था कि प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा के दरमियान डिफरेंस बताएं और 3 एग्जाम्पल भी दें। तो प्राइमरी डेटा और हमेशा ओरिजिनल डेटा होता है, इन्वेस्टिगेटर इसको कलेक्ट करता है। प्राइमरी डेटा जो फर्स्ट हैंड डेटा एक्सपेंसिव होता है और टाइम कंज्यूमिंग होता है, एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस रिक्वायर्ड नहीं होती। प्राइमरी डेटा जो है वो इन दी शेप ऑफ रॉ मटेरियल होता है, फॉर एग्जांपल इंटरव्यूज हो गए, क्वेश्चनरी हो गए, ऑब्जर्वेशंस वगैरह हो गई। इसी तरीके से जो सेकेंडरी डेटा है वो ओरिजिनलिटी को लैक करते हैं, क्योंकि वो सेकंड हैंड डेटा है, पहले से कलेक्ट किया जा चुका होता है और उसके बाद उसको यूज कर रहे होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं कि भाई ये जो मैं आपका पेपर सॉल्व कर रहा हूं ये पहले से जो जिसने बनाया वो सॉल्व हो चुका होगा, मैं वहां से लेकर दोबारा से इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूं। द इन्वेस्टिगेटर मेकर्स ऑफ द डेटा कलेक्टेड बाय अदर एजेंसी, ठीक है ना, दूसरी एजेंसी से कलेक्ट होता है डेटा। जैसे कि मुझे भी पेपर के थ्रू मिला, यहाँ पर मैंने उसको टाइप किया, ठीक है ना। तो ये रिलेटिवली चीपर होता है, हल्का होता है, सस्ता होता है। इट इज यूज विद ग्रेट केयर एंड क्वेश्चन, ठीक है जी। सेकेंडरी डेटा यूजुअली इन द शेप ऑफ रेडीमेड प्रोडक्ट्स। तो एग्जांपल के तौर पर इंटरनेट हो गया, बुक्स, मैगजीन और न्यूज़पेपर वगैरह आपके पास इसमें आ जाता है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि भाई द फॉलोइंग डेटा रिप्रेजेंट द रिटेल प्राइस ऑफ अ सैंपल ऑफ डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ अ कमोडिटी, ठीक है ना। एक सैंपल डेटा दिया हुआ है, एक ब्रांड का रिटेल प्राइसेस उसकी मौजूद है, ठीक है जी। आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो कि आप चैप्टर 2 प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में सीखते हैं, विद इक्वल क्लासेस ऑफ साइज 10 रखकर आप इसको बनाएंगे। तो इसका सॉल्यूशन भी आप देख लें। तो इक्वल साइज आप सबसे पहले देखते हैं कि आपके पास सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी क्या है। आपके पास यहाँ पर सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी 10 थी, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी आपके पास 79 थी। तो माइनस करते हैं तो आपके पास रेंज आ जाती है। तो उस हिसाब से आप अपनी फ्रीक्वेंसी को क्लास इंटरवल को स्टार्ट करते हैं, यानी कि इतने इंटरवल्स बनाते हैं और इस साइज का 10 का ही बनाना है, लेकिन इतने बनाने के आपके तमाम नंबर्स आ जाएं। तो क्लास इंटरवल आपने सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी 10 थी, 10 to 19 बनाया तो 10 कवर हो गया इसमें, फिर 20 to 29 एंड सो ऑन, आखिरी नंबर 79 पर आकर आपका रुक गया, ठीक है जी। तो उसके बाद आपने मार्क लगाना शुरू करना है कि 10 to 19 कितने आ रहे हैं, 20 to 29 कितने, 30 to 39 कितने, 40 to 49 कितने, 50 to 59 कितनी रिटेल प्राइसेज है, 60 to 69 कितनी है और 70 to 79 कितनी है। और उसके बाद आपके पास ये फ्रीक्वेंसीज आप गिन लेंगे। और टेलीमार्क्स का तरीका आपको पता है कि 4 के बाद 5वें में आप एक पेयर बना देते हैं। तो पहले में 7, 12, 8, 2, 5, 5, 1 और टोटल फ्रीक्वेंसीज यानी कि टोटल नंबर ऑफ रिटेल प्राइसेज यहाँ पर आपके पास 40 गिवन थी, ओके जी।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ग्राफ का पूछा है चैप्टर 3 से, कह रहे हैं कि ड्रॉ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आपको क्लास इंटरवल दिया हुआ है 6 to 11, 12 to 17, 18 to 23, 23, 24 to 29, 30 to 35, 36 to 41 और फ्रीक्वेंसी आपके पास गिवन है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने के लिए आपके पास फ्रीक्वेंसी प्लस मिड पॉइंट होना चाहिए, तो आप यहाँ पर मिड पॉइंट कंप्यूट करेंगे, इंटरवल को प्लस करवाकर डिवाइड करवाएंगे 2 से, 8.5, 14.5, 20.5, 26.5, 32.5 और 38.5 आ जाएगा। और उसके बाद आपकी जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर वो 34 है। आप इक्वल गैप रख लें, 5 का गैप रख लें, 10 का गैप रख लें, 4 का, 5 का, जितनी आपके पास जगह आप गैप रख लें। उसके बाद आपके जो मिड पॉइंट्स आए हैं वो आप एक इक्वल गैप से नीचे रख लें। जैसे 8.5 है, 8.5 पे आपकी फ्रीक्वेंसी 6 थी, 14.5 पे 23 थी, तो ऊपर हो गया निशान। तो 20.5 पे आपके पास सबसे ज्यादा यानी कि 34 थी, 26 पे 17 थी, 32 पे आपके ऊपर आ जाएगी फ्रीक्वेंसी, 38 पर आपके पास 8 फ्रीक्वेंसी। तो इस तरीके से आपका स्मूथली स्केल से बनेगा। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो होता है वो स्मूथ होता है, स्केल से बनाया जाता है। तो ये आपके 4 क्वेश्चन यहाँ पर कवर हो गए। इसके बाद 5वां क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है मीन की प्रॉपर्टी के हवाले से कि अगर मीन के अंदर कोई वैल्यू ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दी जाए, इंक्लूड या एक्सक्लूड कर दी जाए, तो मीन की वैल्यू चेंज हो जाती है। तो आपके पास ये बुक्स में भी है शायद जमाल की ये क्वेश्चन इस तरीके के, मीन ऑफ द डेटा 24 वैल्यूज ऑफ 24 वैल्यूज इज 41.75 है। पार्ट 1 में कह रहे हैं कि द मीन ऑफ द मीन इफ अ वैल्यू 68 इज इंक्लूडेड इन द डेटा। अगर एक वैल्यू जो क्या है 68 इंक्लूड कर दें डेटा में, तो अब मीन क्या हो जाएगा। और पार्ट बी में 36 अगर एक्सक्लूड कर दें, तो अब डेटा, उस डेटा का मीन क्या हो जाएगा। तो केस ए, तो आपको पता है कि मीन का फॉर्मूला क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एक्स डिवाइडेड बाय एन। तो आपके पास मीन कितना गिवन था पहले वाले पार्ट में, केस ए में 41.75, समीशन एक्स मालूम नहीं, नंबर ऑफ वैल्यूज 24 है। तो आप समीशन एक्स निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1002 आ जाएगा। एक वैल्यू ऐड कर रहे हैं तो इसमें प्लस करवा देंगे, 1070 हो जाएगा समीशन एक्स। तो दोबारा फॉर्मूला लगेगा न्यू मीन के लिए। तो समीशन एक्स अब क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है 1070 और एन नंबर ऑफ वैल्यूज भी चेंज हो चुकी हैं क्योंकि पहले 24 था, अब एक वैल्यू आपने ऐड करवा दी। तो मीन आपके पास पहले 41.75 था, 42.8 था। इसी तरीके से केस बी में आप पहला पार्ट तो सेम वही करेंगे कि फॉर्मूला लगा के समीशन एक्स निकालेंगे जो कि 1002 आएगा। एक वैल्यू 36 आप माइनस करवाएंगे तो समीशन एक्स कम हो जाएगा। न्यू मीन के लिए आप दोबारा फॉर्मूला लगाएंगे समीशन एक्स 966, एक वैल्यू कम की तो 24 से 23 हो जाएगा। तो मीन आपका आ गया न्यू 42। ओके जी। फिर आपके पास छठा क्वेश्चन उसने जो पूछा था वो 5वें चैप्टर यानी कि इंडेक्स नंबर से पूछा था। द प्राइसेस ऑफ अ कमोडिटी फॉर 8 ईयर्स आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। 8 ईयर्स की कमोडिटीज की प्राइसेस आपके पास गिवन है। उसने आपको कहा कि प्राइस रिलेटिव निकालें 2002 का बेस ईयर और लिंक रिलेटिव आप निकाल कर बता दीजिए। तो आपको पता है कि जब आप प्राइस रिलेटिव निकालते हैं तो करंट प्राइस डिवाइडेड बाय बेस ईयर की प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 फॉर्मूला होता है। तो जो बेस ईयर है वो 2002 है, उसकी प्राइस 75 है। उसमें आप क्या करेंगे, बेस को सेम रखेंगे और सब प्राइसेस से डिवाइड करवाएंगे तो आपको इसका चेंज मालूम हो जाएगा। लिंक रिलेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, जो कि अभी आपको मैंने एमसीक्यूज में भी बताया, करंट ईयर की प्राइस डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर की प्राइस से। तो आप हर बार में बेस ईयर की प्राइस जो है वो चेंज करते जाएंगे। जैसे 75 डिवाइडेड बाय 75, 55 पिछले साल की 75, इस साल की 60 तो पिछले की 50, तो चेंज करते करते एक लिंक, एक चेन बनाते जाएंगे तो आपके पास लिंक रिलेटिव के आंसर्स आ जाएंगे। उसके बाद आपके पास जो 7वां क्वेश्चन पूछा है वो छठे चैप्टर से पूछा है, प्रोबेबिलिटी से। आपको कह रहा है कि फ्रॉम अ बैग, एक बैग जिसके अंदर 8 रेड बॉल्स हैं और 5 व्हाइट बॉल्स हैं। टोटल आपके पास हो गई 13 बॉल्स। 3 बॉल्स आप उसमें से रेंडमली उठा रहे हैं, 2 केस पूछ रहे हैं। प्रोबेबिलिटी क्या है, गेटिंग 1 बॉल, ठीक है जी, गेटिंग 1 रेड बॉल है, ठीक है ना, यहाँ पर लिखने में मुझसे मिस्टेक हो गई। सेकंड में क्या कह रहे हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 व्हाइट बॉल, ठीक है ना। अगर एक रेड बॉल होगी तो बाकी 2 व्हाइट होनी चाहिए, एक व्हाइट हो तो दूसरी रेड होनी चाहिए। तो ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगेगा, NCR इज इक्वल टू n का फैक्टोरियल, n माइनस r का फैक्टोरियल और r का फैक्टोरियल। और ये r का फैक्टोरियल आप यहाँ पहले भी लगा सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। तो आप किस तरीके से करेंगे देखें, आपके पास 13 में से कितनी बॉल्स उठानी है, 3 उठानी है। तो 13 का फैक्टोरियल डिवाइड करवा देंगे, 80 डिवाइडेड बाई 286, तो ये आपके पास 28% का आंसर दे रहा होगा कि 28% चांसेस है कि एक रेड बॉल निकल जाए। इसी तरीके से व्हाइट बॉल का करेंगे, टोटल आपने एक बार निकाला हुआ है जो कि इसको आपने यहाँ पर पुट करना है। तो यहाँ पर उसने कहा कि कंडीशन चेंज के व्हाइट 1 हो रेड 2 हो, तो आप सॉल्व करेंगे, जो व्हाइट का आंसर आएगा वो 5 आएगा, जो रेड का आएगा 28, तो ये 140 वेज बनता है। आप प्रोबेबिलिटी Na अपॉन NS निकालेंगे, डिवाइड किया तो 49% चांसेस हैं कि आपकी व्हाइट बॉल निकल आए। ओके जी। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन 8 भी प्रोबेबिलिटी से पूछा गया।
3 कॉइन्स आर टॉस टुगेदर, एक साथ टॉस किए जा रहे हैं, सैंपल स्पेस क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट वन टेल, कि कम से कम आपके पास एक टेल आ जाए, नहीं आता तो खैर है दफा करें। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 टेल, 2 टेल तो आए यार, 2 से कम ना, 2 से ज्यादा भले हो। तो सैंपल स्पेस आप बनाएंगे 3 कॉइन्स का, तो कॉइन की 2 साइड 3 बार टॉस किया या 3 है तो इसका आंसर 8 आएगा। तो ये सैंपल स्पेस आपके सामने मौजूद है। एट मोस्ट वन टेल से मुराद क्या होगा कि टोटल एन अपॉन एन एस, टोटल आपके पास क्या है नंबर ऑफ चांसेस और फेवरेबल आउटकम क्या होंगे, एट मोस्ट वन। तो 1 आपके पास किस में आ रहा है, इसमें इसमें इसमें, और एक से ज्यादा ना हो, कम हो तो चलेगा तो इसमें। तो ये 4 है तो 4 अपॉन 8 तो आधा हो जाता है, 50% आएगा। एटलीस्ट 2 टेल, 2 टेल्स नीचे टोटल चांसेस तो 8 ही हैं, तो 2 हो एटलीस्ट, और उससे ज्यादा भी चलेगा तो 1 2 3 4, इसमें भी 4 चांसेस हैं, इससे कम नहीं चलेगा, तो ये भी 50% आंसर आपको देगा। उसके बाद सेक्शन सी की बात करें तो आपसे पूछा गया चैप्टर 4 एवरेजेस से सवाल, जो कि पहला किसका था, मीन मीडियन मोड आपको फाइंड आउट करने का था। तो यहाँ पर आपके पास डेटा गिवन है और डेटा सिमेट्रिकल नहीं है कि मीन मीडियन मोड का आंसर सेम आए। बहरहाल आप एक ही चार्ट में सबको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप क्लास इंटरवल लेंगे, क्लास इंटरवल आपका क्लास बाउंड्री की शेप में नहीं है तो आपको क्लास बाउंड्री निकालनी पड़ेगी। फ्रीक्वेंसी आपने लिखी, मिड पॉइंट्स आप निकालेंगे मीडियन के लिए, और उसके बाद आपका मीन का जो फॉर्मूला होता है वो देखें। मीन का फॉर्मूला क्या है, बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं, समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ। ये जो फॉर्मूला है ये आपके पास अनग्रुप डेटा का है, ये ग्रुप डेटा का फॉर्मूला है। तो समीशन एफ एक्स, एक्स का मतलब क्या है, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट से आपको डिवाइड करवाना पड़ेगा, ठीक है जी। तो और डिवाइड करवाएंगे समीशन एफ से। तो आप पहले मीन को सॉल्व कर लें, आपने मिड पॉइंट निकाले, एफ को एक्स से मल्टीप्लाई करवाया तो एफ एक्स आ गया, इसको टोटल किया तो समीशन एफ एक्स आ गया, समीशन एफ ये था, दोनों को डिवाइड किया तो आपके पास यहाँ पर मीन आ गया 165.90। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, एल प्लस एच अपॉन एस समीशन एफ डिवाइडेड बाय 2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। लेकिन सारा डेटा इसके लिए नहीं उठता तो आप मीडियन ग्रुप निकालते हैं, जिसमें आप फ्रीक्वेंसी को जो टोटल है उसको डिवाइड करते हैं 2 से, तो 50th वैल्यू आ गई। सबसे पहले इसको आप देखते हैं कि कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आ रहा है, क्योंकि इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकालेंगे और क्लास बाउंड्री भी। तो 50 किस में आएगा, सबसे पहले 76 में। ये आपको पता है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, तो ये आपकी येलो वाली जो मैंने मार्क किया है ये आपका मीडियन ग्रुप होगा। तो इसी में से आपकी लोअर क्लास बाउंड्री, इसका डिफरेंस हाइट और इसकी फ्रीक्वेंसी और इसके ऊपर वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी। आप इसके अंदर की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं लेते क्योंकि आपका आंसर 0 में आ जाता है। तो ये तमाम वैल्यूज जो कि आपके पास हैं, लोअर क्लास बाउंड्री 164.5, 10 आपकी हाइट आ गई, फ्रीक्वेंसी 100/2 किया, 44 आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो आंसर आपके पास 166.37 आ गया। मोड के लिए आप मॉडल क्लास तलाश करेंगे, मॉडल क्लास के लिए सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी देखेंगे तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी आ गई। लोअर क्लास बाउंड्री फिर उसके लिए यही होगी, हाइट भी इसका डिफरेंस यही होगा। FM फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, F1 फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग मॉडल क्लास और F2 जो उसके बाद की फ्रीक्वेंसी है, वो वैल्यूज आप तमाम इसमें पुट करेंगे तो आपके पास 167.54 का आंसर आ जाएगा, किसका, मोड का। के बाद इसने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, जो सेकंड क्वेश्चन था आपके पास, वो चैप्टर 4 से था, सॉरी चैप्टर 5 इंडेक्स नंबर से था। उसने कहा कि इस टेबल के अंदर प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ 3 कमोडिटीज ABC शो की हुई हैं 2000 एंड 2009 की। तो प्राइसेस दी हुई हैं 2000 की, 2009 की, और क्वांटिटी 2000 की और 2009 की। आपको कह रहे हैं कि आप लेस्पियर प्राइस इंडेक्स नंबर, पास्चीज इंडेक्स नंबर और फिशर इंडेक्स नंबर निकाल कर दिखाइए। तो आपके पास बेसिकली जो इसमें होता है वो क्या होता है कि ये बेस ईयर की प्राइस है तो PO कहलाएगी, करंट ईयर की प्राइस है तो PN कहलाएगा, और क्वांटिटी है तो ये QO हो जाएगा, Q नोट कह लें, और ये QN हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस हिसाब से आप फॉर्मूले को करेंगे, यानी कि ये जो फॉर्मूला है, ये जो कंप्यूटेशन है, ये लेस्पियर का पार्ट है और ये पास्चीज का पार्ट है। समीशन PNQO डिवाइडेड बाय समीशन POQO, यानी कि करंट ईयर की प्राइस को आपने करंट ईयर की बेस ईयर की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करवा कर आंसर निकालना है, जो कि आपने ऊपर करवाया 102/270, 70/124, 95/130। तो ये टोटल करेंगे तो समीशन PNQO आ जाएगा। इसी तरीके से बेस ईयर की प्राइस को बेस ईयर की क्वांटिटी से आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इसका टोटल ये आ जाएगा। पास्चीज का फॉर्मूला कहते हैं समीशन PNQN, क्योंकि पास्चीज ने करंट ईयर पर ज्यादा वर्क किया है, करंट ईयर की प्राइस मल्टीप्लाई बाय करंट ईयर की क्वांटिटी, और डिवाइडेड बाय समीशन PO बेस ईयर की प्राइस और करंट ईयर की क्वांटिटी। तो मल्टीप्लाई करवाया, आपके पास ये आंसर आया, और टोटल किया तो ये, और टोटल किया तो ये। अब ये जो टोटल है आप इनके फॉर्मूलाज में रख देंगे। जो लेस्पियर है,
समीशन पी एन क्यू ओ अपॉन पी ओ क्यू ओ, तो समीशन पी एन क्यू ओ 48,570 आया, पी ओ क्यू ओ जो है वो 33,030 आया, मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो आपके पास लेफ्ट ईयर का आंसर 147.05% आ गया। पांच चीज़ का जो है वो लास्ट वाला पार्ट था, समीशन पी एन क्यू एन डिवाइडेड बाई पी ओ क्यू एन। पी एन क्यू एन जो आपके पास आया वो 59,215 और 39,255 पी ओ क्यू एन आ गया, मल्टीप्लाई बाय 100 किया, डिवाइड करवाने के बाद तो 150.8% आया। मीन मीडियन मोड की तरह इसके भी आंसर करीब करीब ही होते हैं। अब फिशर इंडेक्स नंबर निकालें तो उसका एक फॉर्मूला ये होता है, जब आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल मैच कर रहा है किससे, पास चीज से, और ये वाला पार्ट बिल्कुल मैच कर रहा है, सॉरी वो वाला लेफ्ट ईयर से और ये वाला पार्ट पास चीज से, तो फिशर ने क्या किया, इन दोनों का ही फॉर्मूला लिया, बीच में मल्टीप्लाई लगा दिया और ऊपर लगा दिया रूट। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको इन दोनों के आंसर पता है तो आप इसका ये छोटा वाला आंसर लगाकर रूट निकालें तो आपके पास फिशर का आंसर आ सकता है। तो आपने दोनों का रखा, रूट किसके बराबर होता है 1/2 एक्सपोनेंट के, तो आपस में मल्टीप्लाई करवा कर रूट निकाला तो इसका आंसर भी क्या गया 148.94%। ठीक है जी। आखिरी सवाल जो आपसे पूछा क्वेश्चन नंबर 5 वो प्रोबेबिलिटी चैप्टर नंबर 6 से पूछा गया। तो वो आपको कह रहे हैं कि अगर दो बैलेंस डाइस रोल की जाए जो आप लूडो में खेलते हैं तो उसका सैम्पल स्पेस क्या होगा, प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि जो सम ऑफ डॉट्स हैं, जो डॉट्स को सम करें तो वो डिवाइड हो जाए 6 से। सी पार्ट में उसने कहा कि द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ डॉट का जो सम है वो 7 हो, द प्रोबेबिलिटी दैट द बोथ डाइस शो द सेम नंबर ऑफ डॉट, सेम नंबर ऑफ। तो सबसे पहले सैम्पल स्पेस बनाएंगे। सैम्पल स्पेस आपको पता है 36 का होता है, एक डाइस की 6 साइड होती हैं, उसकी पावर 2 हैं, तो ये आपके पास 36 का सैम्पल स्पेस बनेगा। ये आपके पास एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है। तो 1 1 1 2 1 3, तो 1 के साथ 6, 2 के साथ 6, 3 के साथ 6, 4 और इसी तरीके से 6 तक के नंबर आपके पास आ सकते हैं। सबसे पहला कि डिविजिबल बाय 6 हो, तो वो सैम्पल स्पेस क्या होंगे, 1 और 5 को अगर हम प्लस करें तो 6 आता है, ये 6 से डिवाइड हो सकता है, 2 और 4 यानी कि 1 और 5, 2 और 4, और उसके बाद 3 और 3, 4 और 2, 5 और 1, ठीक है, और 6 और 6, ये आपके पास डिविजिबल बाय 6 हो सकता है। तो ये कितने होंगे, 6 होंगे 36 में से, तो इसका आंसर आ जाएगा 17%। थर्ड पार्ट में उसने कहा कि सम ऑफ डॉट्स क्या हो, 7 हो, तो 1 और 6, 2 और 5, 3 और 4, 4 और 3, 5 और 6 और 6 और 1, ये कितने, ये भी 6 बनते हैं 36 में से, जिनका सम करेंगे तो 7 आएगा, तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी 17% आ जाएगी। 4 में कहा कि द प्रोबेबिलिटी दैट द बोथ डाइस शो द सेम नंबर ऑफ डॉट्स, तो सेम नंबर 1 और 1, 2 और 2, 3 और 3, 4 और 4, 5 और 5, 6 और 6 आएगा, जो कि टोटल 6 बनता है। तो 6 36 में से 1/6 मल्टीप्लाई किया 100 से, तो 17% आ गया ये भी, और तीनों के आंसर सेम आए। आई होप कि ये पूरा ईयर आपको सॉल्व करना आ जाएगा। छोटी सी गाइडेंस होती है, आप सॉल्यूशन देखकर सॉल्व कर लेते हैं। अगर इसमें कोई चीज़ आपको ना समझ में आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।